नमस्कार दोस्तों, बीटेक स्टूडेंट इन स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ रेलटेल आईपीओ के रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आप सभी को इस बिजनेस के बारे में और इस सेक्टर के बारे में एंड साथ ही जो आईपीओ है उसकी कंप्लीट डिटेल्स एंड जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है करेंटली उसके बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा एंड साथ में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा, एंड अगर कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म के लिए या सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर सकें। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेलटेल एक मिनी रत्ना कंपनी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है एंड ये कंपनी अपनी जो सर्विसेज हैं वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में प्रोवाइड करती है। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वो सारी सर्विसेज हैं जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो रेलटेल है वो इसमें से सिर्फ जो एंटरप्राइज सर्विसेज के अंडर जो सारी सर्विसेज आती हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करती है। तो उनमें से कुछ सर्विसेज हैं टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट्स एंड वीपीएन सर्विसेज। ये कुछ सर्विसेज हैं जो रेलटेल प्रोवाइड करता है। टेलीकम्युनिकेशन सुनते ही शायद आपके दिमाग में जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल आया होगा। तो रेलटेल भी एक उसी तरह की कंपनी है, लेकिन हम रेलटेल को वोडाफोन आइडिया या जियो या एयरटेल से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो इन कंपनीज का सेगमेंट है वो अलग है एंड जो रेलटेल का सेगमेंट है वो एक अलग सेगमेंट। तो चलिए मैं अब आप सभी के साथ कुछ डाटा शेयर करने वाला हूं जिससे देख के आपको इस सेक्टर के जो फ्यूचर है उसके रिगार्डिंग कुछ आइडिया आएगा। जो पहली इमेज है वहां पे आप देख सकते हैं कि जो यूसेज पर सब्सक्राइबर है वो FY ईयर 24 तक अराउंड 20% CAGR से ग्रो करने के चांसेस हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड जो इसका एक मेन रीज़न है वो ये है कि जो वर्क फ्रॉम होम है उसका कल्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है एंड इसीलिए जो डाटा कंजप्शन है पर यूज़र वो भी इंक्रीज हो रहा है एंड डेफिनेटली ये रेलटेल को हेल्प करेगा और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। एंड अगर आप ये दूसरा डाटा देखें जो बताता है वायरलेस एंड वायरलेस सब्सक्राइबर के ट्रेंड को, तो वो भी ये सजेस्ट कर रहा है कि FY 25 तक जो इसका रेट है वो अराउंड 6% CAGR से ग्रो करना चाहिए एंड ये भी एक बहुत अच्छी बात है रेलटेल के लिए। एंड अगर आप पर्टिकुलरली अब देखें जो ऐसी सर्विसेज जिन्हें रेलटेल प्रोवाइड करता है तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो VPN, DLC, IPLC, VSAT इनके जो नंबर्स हैं वो अराउंड 4 to 5% आने वाले 5 इयर्स में इंक्रीज होंगे, ऐसा ये डाटा शो करता है 4 to 5% CAGR से। तो वहाँ पता चल रहा है हमें कि जो ये सेक्टर है उसमें ग्रोथ है एंड रेलटेल जरूर आने वाले टाइम्स में ग्रो कर सकता है। तो ये तो हमने देखा कि आने वाला टाइम इस कंपनी एंड इस सेक्टर के लिए कैसा होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इस कंपनी के रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल्स हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं इस कंपनी के लिए वो लिस्ट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज हैं जिसके अंडर NLD सर्विसेज एंड ISP सर्विसेज आते हैं, वहाँ हमें रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो देख रहा है ईयर 2018 में वो अराउंड 5000 मिलियन था एंड वो ईयर 2020 तक इंक्रीज होके मोर देन 5500 मिलियन तक हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि रेवेन्यूज कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। एंड बाकी आप देख सकते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज हो, मैनेज डाटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज हो या प्रोजेक्ट्स हो, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। जो टोटल रेवेन्यू 2018 का था वो था 9767.79 मिलियन एंड 2020 के लिए ये इंक्रीज होके हुआ 11,280.54 मिलियन। तो ये बताता है कि इनके जो रेवेन्यूज हैं वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं एक अच्छे रेट पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इनकी बैलेंस शीट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनकम है वो 2018 से मार्च 2020 तक इंक्रीज हो रहा है अच्छे मार्जिन से। एंड वहीं पे अगर आप इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो 2018 में ये 1340 मिलियन था एंड 2020 तक ये इंक्रीज होके 1400
10.66 मिलियन तक इंक्रीज हुआ। एंड ये एक अच्छी बात है कि जो इनके प्रॉफिट्स भी हैं वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं जैसे ही इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब देखते हैं जो इनके एसेट के नंबर्स हैं वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनके टोटल एसेट्स हैं अगर आप उसे 2018 से कंपेयर करें तो 2020 तक वो इंक्रीज हो रहे हैं। 2018 में जो इनके एसेट्स थे वो 23,228.79 मिलियंस थे एंड एज ऑफ 31 मार्च 2020 जो इनके एसेट की वैल्यू है वो है 23,981 मिलियन। तो ये एक अच्छा ग्रोथ है। तो अब देखते हैं इस कंपनी की जो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है वो, यहाँ पे आप इनका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का शीट देख सकते हैं। वहां पे जहाँ करंट लायबिलिटीज है वहां पे आप देख सकते हैं बोरोइंग में एंड वहां पे नील है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हो गई इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो अब मैं आप सभी के साथ इस कंपनी के कुछ मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं वो शेयर करने वाला हूं। तो इसे जरूर ध्यान से सुने बिकॉज ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग एक और अच्छा व्यू लेने के लिए। तो अगर शुरू करें पहले एडवांटेजेस के साथ, तो जो पहला एडवांटेज मुझे इस कंपनी के बारे में लगता है वो है ये एक डेट फ्री कंपनी है जो कि बहुत अच्छी बात है, भले ही वो कंपनी के लिए हो एंड साथ में जो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी। तो जो दूसरा एडवांटेज मुझे इस कंपनी का लगता है वो है जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं और अच्छे नंबर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे इस कंपनी के बारे में कि ये कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट्स भी जनरेट करते हैं एंड साथ में इनका रेवेन्यू है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। एंड जो तीसरा एडवांटेज एंड ये मेन एडवांटेज लगता है मुझे इस कंपनी के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन के तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी नई स्कीम लेके आती है तो वो डायरेक्टली रेलटेल को इफेक्ट करती है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट होता है वो रेलटेल ही करता है। पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हर विलेज को वो फाइबर से कनेक्ट करना चाहते हैं, हर विलेज में अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। तो जो वो सारा काम है वो रेलटेल देखती है एंड साथ ही में जितनी भी पीएसयू कंपनीज हैं अगर उनको कोई भी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना हो या उनके कोई भी प्रोजेक्ट्स हों तो वो सारे प्रोजेक्ट्स भी रेलटेल ही करती है। एंड ये रेलटेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पीएसयू कंपनीज से ही आते हैं। इनका जो चौथा बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है वो है कि रेलटेल मैक्सिमम जो अपना सपोर्ट है वो देती है रेलवेज को, क्योंकि जो इनके मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हैं रेलटेल के वो रेलवे की तरफ से ही हैं। एंड जब भी रेलवे कोई भी नया कदम लेती है डिजिटलाइजेशन की तरफ, चाहे वो हर स्टेशन पे वाईफाई प्रोवाइड करना हो या फाइबर लाइंस बिछाना हो स्टेशंस पे या अलग अलग रूट्स पे, तो वो भी रेलटेल ही करती है सारा काम। एंड ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बिकॉज आने वाले टाइम में रेलवे का जो नेटवर्क है वो और भी इंक्रीज होने वाला है एंड जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो और भी इंक्रीज होगा एंड साथ ही में जो स्टेशंस हैं वो और भी इम्प्रूव होंगे। तो वो डेफिनेटली रेलटेल को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करेगा। तो ये तो बात हो गई इनके एडवांटेजेस की। तो चलिए अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मुझे लगते हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज मुझे लगता है इस कंपनी का वो है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं मैक्सिमम वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या पीएसयू कंपनी है या इंडियन रेलवेज ही हैं। तो अगर इस कंपनी को गवर्नमेंट या पीएसयू कंपनी से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिला तो इस कंपनी के लिए कोई और सोर्स नहीं रहेगा। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। एंड जो दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन का ये रैपिडली ग्रो हो रहा है एंड जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। तो अगर रेलटेल अपने जो क्लाइंट्स उनको अगर अपडेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर पाता तो भी इनके हाथ से प्रोजेक्ट्स जा सकते हैं जो कि इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। एंड जो तीसरा और आखिरी डिसएडवांटेज मुझे इस कंपनी के बारे में लगता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा AGR ड्यूज का जो केस चल रहा था तो उसमें भी। एंड साथ में अगर आने वाले टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुए तो वो चीज़ भी इस कंपनी को इफेक्ट कर सकती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस IPO की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो IPO है वो लॉन्च होगा 16 फेब को एंड एंड होगा 18 फेब को। जो IPO टाइप है वो एक बुक बिल्डिंग IPO टाइप है एंड जो शेयर्स की फेस वैल्यू है
वो है 10 रुपीज एंड एक लॉट में 155 शेयर्स हैं एंड जो प्राइस सेट किया गया है वो लोअर बैंड पे 93 रुपीज का है एंड अपर बैंड पे 94 रुपीज का। जो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग वो है अलॉटमेंट डेट जो है इस आईपीओ की वो है Feb 23 एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा वो होगा 24 फरवरी से एंड अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो जो डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो भी आपको 24 फेब को मिल जाएंगे एंड जो आईपीओ लिस्ट होगा मार्केट में वो होगा 26 फेब को। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको एक जो लॉट होगा उसके आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,570 रुपीज। तो ये तो सारी बातें हो गई इस आईपीओ के रिगार्डिंग। तो अब मैं आप सभी के साथ इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो शेयर करूंगा। तो जहां तक बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो भले ही ये कंपनी मुझे अच्छी लगी, इसके फाइनेंशियल सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन इस कंपनी के साथ कुछ रिस्क भी हैं। तो उन रिस्क को देखते हुए ही मैं 1 या 2 क्वार्टर तक वेट करना चाहूंगा एंड अगर अगले 2-3 क्वार्टर तक जो नंबर्स हैं वो अच्छे रहते हैं एंड मार्केट भी इस कंपनी को अच्छी तरीके से रिसीव करता है फ्यूचर स्कोप को देखते हुए एंड अगर तब मुझे इसमें जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव अब लग रहा है वो लगा तो डेफिनेटली मैं इसमें लॉन्ग टर्म की तरफ जाऊंगा। लेकिन करेंटली मैं इसमें लॉन्ग टर्म का कोई भी प्लान नहीं बना रहा। एंड जहां तक बात आती है शॉर्ट टर्म की, तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रेलटेल आईपीओ का वो अराउंड 40% चल रहा है, यानी कि एक शेयर पे अराउंड 40 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है। तो एंड ये ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है वो 16th है एंड इस परफॉर्मेंस को देख के मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम्स में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो और भी इंक्रीज होगा एंड अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ लिस्टिंग गेन्स के लिए, वो ये कि जो क्लोजिंग डेट होती है उस दिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम मोर देन 65% या 65% है तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं एक छोटा इन्वेस्टर हूँ एंड मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि मेरा जो कैपिटल रहे वो सेफ रहे एंड उसी को देखते हुए ही मैं हमेशा आईपीओ में तभी अप्लाई करता हूँ लिस्टिंग गेन्स के लिए जब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मोर देन 65% रहे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड आपके सजेशन ज़रूर दें एंड अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट करें। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में उसे अपलोड करूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।